वेलकम मित्रों, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने पहले की वीडियो में संधि के बारे में पढ़ा था और स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ा था। स्वर संधि क्या होती है, कैसे करते हैं, उसके भेद कितने होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, व्यंजन संधि जो है इसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है, इसे हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि, जैसा कि इससे पहले भी जब मैं संधि के बारे में आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अब इस सामान्य परिभाषा के अतिरिक्त हमें व्यंजन संधि में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, व्यंजन संधि में क्या क्या होता है, तो इसके लिए आप ध्यान दें। व्यंजन संधि में एक तो होता है व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल। व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द के प्रथम भाग के अंत में भी व्यंजन हो और शब्द के दूसरे भाग के आरंभ में भी व्यंजन हो। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह दिखाई देती है कि व्यंजन के साथ स्वर का मेल, यानी शब्द के प्रथम भाग के अंत में व्यंजन हो और दूसरे भाग के आरंभ में स्वर हो। तीसरा एक कंडीशन ये भी आता है इसमें कि स्वर के साथ व्यंजन का मेल, जबकि व्यंजन संधि की परिभाषा ऐसी नहीं होती, ये स्वर संधि में ऐसा होता है। बावजूद इसके इस तरह की भी संधियां व्यंजन संधि में होती है, जिस पर मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि बावजूद इसके व्यंजन परिवर्तन के कारण इसे व्यंजन संधि में रखा जाता है। तो यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन ये भी देखने को मिलती है कि पहले भाग के अंत में स्वर हो और दूसरे भाग के आरंभ में व्यंजन हो। तो ये तीन तरह से यहाँ पर वर्ण जो है वो जुड़ते हैं आपके व्यंजन संधि में और नए शब्द बनते हैं। अब जैसा कि हमने इससे पहली क्लास में देखा स्वर संधि के अंतर्गत कि स्वर संधि के हमने 5 भेद देखे, सबकी अलग अलग पहचान देखी। हम बात करें व्यंजन संधि की, तो मित्रों व्यंजन संधि में ऐसा कोई भेद नहीं होता। व्यंजन संधि में फिर एक प्रश्न उठता है कि फिर इतने सारे उदाहरण, इतने सारे प्रश्न कहाँ से किए जाते हैं जब भेद नहीं होता। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, यहाँ पर वर्णों पर आधारित नियम होते हैं कि किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो दोनों के जुड़ने के पश्चात परिवर्तन किस प्रकार का होगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है, कई बार इस चीज को संख्यात्मक रूप में अगर कोई ये कहे कि ये नियम कितने होते हैं, तो ऐसा पूछना या इसका उत्तर देना तर्क संगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन आधारित नियम है और उन नियमों के बहुत सारे उपनियम भी हैं। तो उन्हें संख्यात्मक रूप में बांध देना कि इतने नियम होते हैं या इतने नियम होते हैं, ऐसा कहना जो है वो तर्क संगत नहीं जान पड़ता। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक नियम को देखेंगे और किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे परिवर्तन किस प्रकार से होता है। साथियों, व्यंजन संधि में एक चीज और बड़ी अच्छी चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। व्यंजन संधि के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपको शुद्ध लिखना, शब्द का जो स्पेलिंग टेस्ट होता है, वर्तनी परीक्षण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो व्यंजन संधि से सबसे अधिक आते हैं। या परीक्षाओं में भी व्यंजन संधि के प्रश्न जो होते हैं वो स्वर संधि या विसर्ग संधि की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो इसलिए भी व्यंजन संधि के एक एक नियम को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर इसको करेंगे। तो साथियों, आइए अब हम व्यंजन संधि के नियमों को एक एक करके देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें पहला नियम, पहला बोल रहे हैं तो इससे ये मतलब समझेंगे आप कि ये कोई क्रम होता है। सबसे पहले हम इस नियम को पढ़ रहे हैं इसलिए ये पहला नियम है। तो प्रथम नियम की हम बात करें, पहला नियम ये कहता है कि यदि स्पर्श वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद स्पर्श वर्गों का ही
तीसरा या चौथा वर्ण। तीसरा या चौथा से मतलब ये होता है कि स्पर्श वर्णों में जो भी वर्ण होते हैं वो 5-5 वर्णों का समूह होता है, चाहे वो कवर्ग हो चाहे चवर्ग हो। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं उनमें हर वर्ग में वर्णों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। तो तीसरा या चौथा यहाँ कहने से तात्पर्य ये होता है कि जो तीसरे नंबर पे आए। तीसरा या चौथा जिसको हम सघोष भी कहते हैं, वैसे सघोष तीसरा चौथा पांचवा दोनों ही होता है, लेकिन यहाँ पर तीसरे और चौथे को लेना है। यहाँ इस नियम में पांचवा वर्ण नहीं है, तीसरा या चौथा। तो स्पर्श वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद स्पर्श वर्ग के ही तीसरे या चौथे वर्ण आए, या कोई स्वर आए या यौरव आए, तो संधि के पश्चात जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इस चीज को आप यहाँ पर मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। स्पर्श वर्गों के प्रथम वर्ण कहें तो क, च, ट, त, प। इनमें से कोई भी वर्ण आ रहा है संधि के पहले भाग के अंत में, दूसरे भाग में तीसरा या चौथा वर्ण आए, यानी यहाँ पर ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, इनमें से कोई भी आता है, या कोई स्वर आता है, या इन तीनों वर्णों में से कोई आता है, तो संधि के उपरांत क्या होगा कि यहाँ जो वर्ण है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। जिस वर्ग का यहाँ पर वर्ण होगा उसके तीसरे में बदल जाएगा। अर्थात यहाँ पर क होगा तो वो ग में बदलेगा, यहाँ पर च होगा तो वो ज में बदलेगा, यहाँ पर ट होगा तो वो ड में बदलेगा, यहाँ पर त होगा तो वो द में बदलेगा, यहाँ पर प होगा तो वो ब में बदलेगा। अब इस चीज को आइए हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा है वाक धन दान। अब यहाँ पर देखिए वाक क जो है वो कवर्ग का प्रथम वर्ण है, यहाँ द जो आया वो तवर्ग का तीसरा वर्ण है। इसके साथ जब द जुड़ेगा तो यहाँ जो क है जुड़ने के पश्चात अपने तीसरे यानी ग में बदल जाएगा, अर्थात वाक धन दान क्या हुआ, वागदान। इसी तरीके से वाक धन ईस, ये क्या हो जाएगा, वागीस। तीसरे उदाहरण में आप देखिए जयत धन रथ है, यहाँ त है और यहाँ पर र है, जुड़ने के बाद त जो है वो अपने तीसरे यानी द में बदल जाएगा, अर्थात ये शब्द क्या हो जाएगा, जयद्रथ। चौथे उदाहरण में आप देखिए सत धन भावना, यहाँ पर क्या है, त है, यहाँ आने वाला पहला वर्ण जो है वो पवर्ग का चौथा वर्ण है, भ है। इसके साथ जब इसका संयोग हुआ तो ये त जो है वो अपने तीसरे यानी द में बदल गया और ये शब्द हो गया सद्भावना। यहाँ पर क्या है, ट है, सट में ट है, यहाँ पर स्वर आया आनन में आ, जब जुड़ेगा संधि होगी तो ये ट जो है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा यानी ड में बदल जाएगा, अर्थात शब्द जो हो गया वो क्या हो गया, सडानन। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर एक चीज ट्रिक की अप्रोच आप ध्यान रखें कि यहाँ जो चल रहा है वो 1 से 3, 3 से 1, मतलब पहला वर्ण जो है वो जुड़ने के बाद अपने तीसरे में बदल रहा है। तो संधि विच्छेद करने के लिए ये शब्द इस तरह के अगर दिए गए हैं तो संधि विच्छेद करेंगे तो जहां तीसरा होगा वो टूटेगा और अपने पहले में बदल जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा फंडा है साथियों, 1 से 3, 3 से 1। साथियों अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि के दूसरे नियम की। दूसरे नियम में हम देखेंगे यदि स्पर्श वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो जुड़ने के बाद प्रथम वर्ण अपने अनुनासिक में बदल जाता है। मतलब संधि के पहले भाग के अंत में क, च, ट, त, प में से कोई भी हो स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ण, दूसरे भाग के आरंभ में आने वाला वर्ण किसी का भी कवर्ग से लेकर पवर्ग तक किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो। अनुनासिक का मतलब पंचमाक्षर होता है। अनुनासिक वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाए। तो प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ण यदि आता है तो संधि के बाद प्रथम वर्ण जो है वो अपने अनुनासिक यानी अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है।
इसको एक बार आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। प्रथम भाग के अंत में इनमें से कोई भी वर्ण हो, यानी क, च, ट, त, प, इनमें से कोई भी वर्ण हो। दूसरे भाग के आरंभ में आने वाला इनमें से किसी भी वर्ग का अनुनासिक यानी पांचवा वर्ण हो, तो जुड़ने के बाद प्रथम भाग के अंत में जो वर्ण होगा वो अपने पांचवें में बदलेगा। ध्यान रखें, किसमें? अपने पांचवें में बदलेगा। अर्थात यहां पर जो चीज आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि 1 से 5, 5 से 1। जुड़ने के बाद पहला वर्ण जो है वो अपने पांचवें में बदला, तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो पांचवा वर्ण टूटेगा, अपने पहले में बदल जाएगा। अब आइए इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है वाक धनमय। अब यहाँ क्या है? पहले भाग के अंत में क है, दूसरे भाग के आरंभ में पवर्ग का पंचमाक्षर म है। जुड़ने के बाद यहाँ जो क है वो अपने पंचमाक्षर यानी अंग में बदलेगा, अर्थात वाग्धनमय क्या हो जाएगा? वांगमय। उसी प्रकार तत्धनमय, तवर्ग का वर्ण है त, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तवर्ग का पांचवा क्या होता है? न होता है, अर्थात तत्धनमय जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तन्मय। इसी प्रकार चौथे उदाहरण में देखिए सट धन मास। यहाँ पहले भाग के अंत में ट है, दूसरे भाग के आरंभ में पवर्ग का पंचमाक्षर है। जुड़ेगा तो जो ट है वो अपने पंचमाक्षर यानी टवर्ग का पंचमाक्षर अण अपने पंचमाक्षर अण में बदलेगा। संधि के बाद ये वर्ण क्या हो जाएगा? ये शब्द क्या हो जाएगा? षणमास। अगला उदाहरण बड़ा चीर परिचित है, बताने की जरूरत नहीं है, जगतधननाथ जगन्नाथ। तो इस तरीके से पहला जो है वो जुड़ने के बाद अपने पांचवें वर्ण में परिणत हो रहा है। तो इस तरह के शब्द यदि दिए गए हैं और इनका संधि विच्छेद करना है तो जो आधे पांचवें वर्ण हैं वो टूटेंगे और टूटने के बाद वो अपने पहले में आ जाएंगे। बड़ा सिंपल है ये, आप ये ध्यान रखिए। यहाँ पहला जुड़ने के बाद पांचवा, तो पांचवा जब टूटेगा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। देखिए तीसरा नियम हमारा ये कह रहा है कि संधि के पहले भाग के अंत में त हो और दूसरे भाग के आरंभ में च या छ आए, तो जुड़ने के बाद त जो होता है वो च में बदल जाता है। अर्थात इसको आप मैथमेटिकली देखें तो इसका स्वरूप ऐसा दिखेगा, त के बाद च या छ आए तो त जो है वो च में बदल जाता है। इसे आप कुछ उदाहरणों से देख सकते हैं, जैसे शरत धन चंद्र। यहाँ पहले भाग के अंत में क्या है? त है, दूसरे भाग के आरंभ में क्या है? च है। जब संधि होगी तो पहले भाग के अंत में जो त है वो किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। अर्थात जुड़ने के बाद ये शब्द जो होगा वो शरत चंद्र बन जाएगा। दूसरा उदाहरण आप देखें, उतधन चारण। संधि के पहले भाग के अंत में त है, दूसरे भाग के आरंभ में च है, जुड़ेगा तो त जो है वो च में बदल जाएगा, उच्चारण हो जाएगा शब्द। तीसरा उदाहरण आप देखें, सतधन चरित्र। त च के साथ जुड़ रहा है इसलिए त किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा, ये शब्द हो जाएगा सच्चरित्र। चौथा उदाहरण आप देखिए, बृहत धन छत्र। यहाँ पर च नहीं बल्कि छ आया है, जुड़ेगा तो परिवर्तन वही होगा, त जो होगा वो च में ही बदलेगा। बृहत धन छत्र जुड़ेगा क्या हो जाएगा? बृहत छत्र। तो त के बाद च या छ आता है तो त हमेशा च में बदलता है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कोई भी शब्द आए जिसमें आधा च बना हुआ है और उसके बाद कोई ऐसा वर्ण है जो च है या छ है, तो जब आप तोड़ेंगे वो आधा च टूटेगा और किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा। तो इससे ध्यान में रखेंगे, त के बाद च या छ जब आता है तो त जो है वो च में बदलता है। साथियों अगला नियम हमारा देखें। अगला नियम ये कहता है कि त या द के अनंतर ज आए, मतलब संधि के पहले भाग के अंत में त या द हो और दूसरे भाग के आरंभ में ज आए, तो संधि के बाद त या द दोनों में से कोई भी हो, जुड़ने के बाद वो ज में बदल जाएगा। मैथमेटिकली यहाँ पर देखें आप, त या द ज के साथ जब जुड़ेगा, त होगा या द होगा, दोनों में से कोई भी होगा, वो जुड़ने के पश्चात किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। उदाहरण से आप देख सकते हैं, जैसे उत्धन ज्वल, उज्ज्वल।
यहाँ जो पहले भाग के अंत में क्या है, त है, यहाँ क्या है, ज है, दोनों मिला, पहले भाग के अंत में जो त है जुड़ने के बाद ज में बदल गया। इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये उज्ज्वल शब्द कई बार वर्तनी परीक्षण में पूछा जा चुका है, बार बार पूछ लिया जाता है। बच्चे एक ज आधा लिखते हैं, एक ज पूरा लिख देते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है आपको, संधि विच्छेद से आपको ये पता चल रहा है त जो है वो स्वर रहित है, हलंत लगा हुआ है और बाद में आने वाला ज भी आधा है, तो जुड़ने के बाद दोनों ज आधे ही होंगे, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे, ये प्रायः पूछा जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सतधन जन सज्जन। तीसरा उदाहरण देखिए, विपद धन जाल विपद जाल। तो इस प्रकार त या द जो है वो किस में बदल रहा है, ज में। तो ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं संधि विच्छेद करने के लिए, तो इसमें जो आधा ज है पहले वाला, उसे आप किस में बदलेंगे, शब्दानुसार त में बदलेंगे या द में बदलेंगे। अब यहाँ त और द दोनों ही है, दोनों के साथ ये नियम लागू होता है। तो यहाँ पर पहले भाग में जो शब्द आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस शब्द में त होता है और किस शब्द में द होता है, क्योंकि नियम यहाँ दोनों पर लागू होता है। साथियों, अगला नियम जो हमारा है वो तवर्ग के साथ टवर्ग के संयोग से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे कि त के बाद यदि ट आता है तो संधि के बाद ट में बदल जाता है। त के बाद यदि ड आता है तो संधि के बाद त ड में भी बदल जाता है। अर्थात त जो है वो ट में भी बदल सकता है, ड में भी बदल सकता है। ये निर्भर इस बात पे करता है कि त के अनंतर कौन सा वर्ण आ रहा है। यदि त के अनंतर ट आ रहा है तो वो ट में बदल जाएगा, त के अनंतर ड आ रहा है तो वो ड में भी बदल जाएगा। कुछ उदाहरणों से आप इसे देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिखा है, तत्धन टीका। जब जुड़ेगा तो यहाँ जो त है, चूंकि इसके आगे ट आ रहा है तो जुड़ने के बाद ये ट में बदलेगा, ये शब्द हो जाएगा तट्टिका। दूसरा उदाहरण जो मैंने लिखा है, उत्धन डयन। यहाँ पर आप देखेंगे कि त के बाद ड आ रहा है तो जुड़ने के बाद नियम के हिसाब से हमारा ऐसा होता है कि ये त जो है वो ड में बदल जाएगा, अर्थात ये शब्द क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। तो इस तरीके से त जो है वो ट में भी बदलता है, ड में भी बदलता है जुड़ने के बाद। तो इस तरह के शब्द यदि आपको आते हैं तोड़ने के लिए, तो आप यहाँ जैसे तट्टी का शब्द है तो इसे आधा ट जो है ये टूटेगा, त में बदलेगा, यहाँ आधा ड, यहाँ से संधि विच्छेद होगा और ये आधा ड जो है वो टूटने के बाद त में बदल जाएगा। साथियों, अगला हमारा नियम है कि त के बाद यदि ल आए तो त ल में भी बदल जाता। यहाँ पर आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। त के बाद आगे ल आया, त जोड़ने के बाद किस में बदल गया, ल में बदल गया। कुछ उदाहरणों के द्वारा आप इसे देख सकते हैं। जैसे तत्धन लीन, यहाँ संधि के पहले भाग के अंत में क्या है, त है, आगे क्या आया, ल आया, जुड़ने के बाद ये त जो है वो ल में बदलेगा, अर्थात ये शब्द तल्लीन हो जाएगा। उत्धन लेख उल्लेख हो जाएगा, उत्धन लास उल्लास हो जाएगा, वृहत धन लाभ बृहल लाभ हो जाएगा। तो इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं जिसमें ल ल संयुक्त बना है और यहाँ से संधि हो रही है, तो ये ल जो है वो विच्छेद होने के बाद किस में बदल जाएगा, त में बदल जाएगा। साथियों, अगला नियम हमारा है कि त के बाद यदि तालव्य श आए, और कोई नहीं, तालव्य श, तालव्य श के साथ ये नियम लागू होता है। तो त के बाद यदि तालव्य श आए तो दो परिवर्तन होते हैं, त च में बदल जाता है और तालव्य स जो होता है वो छ में बदल जाता है। अर्थात यहाँ दोनों वर्ण, जिस संधि के पहले भाग का अंतिम वर्ण भी बदल जाता है, संधि के दूसरे भाग का जो प्रथम वर्ण है, दोनों ही बदलते हैं। यहाँ पर त जो है वो च में बदलेगा और तालव्य स जो है वो छ में बदलेगा। आप मैथमेटिकली इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि त के साथ यदि तालव्य स जुड़ा तो त च में बदला और तालव्य स जो है वो छ में बदल गया। कुछ एक उदाहरणों के साथ आप इसे देख सकते हैं। जैसे उत्धन श्वास, यहाँ त यहाँ तालव्य स दोनों जुड़े, त च में बदला और तालव्य स जो है वो छ में बदल गया, ये शब्द हो गया उच्छ्वास। उत्धन श्रृंखल, श्रृंखल शब्द में ये जो स्र होता है साथियों, स्र, ये
तालव्य श के साथ र के योग से बनता है, अर्थात इसमें ऊपर का जो संकेत दिख रहा है वो तालव्य श होता है। तो यहाँ उत्धन श्रृंखल, त के बाद तालव्य स आया, जुड़ने के बाद त च में बदला, तालव्य स जो है वो च छ में बदला, शब्द क्या हो गया? उच्छृंखल। इन शब्दों को खास ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वर्तनी परीक्षण में बहुधा पूछ लिए जाते हैं। साथियों, अगला नियम भी हमारा तवर्ग से ही है। इसमें आप देखिए, त या द के बाद यदि ह आता है तो संधि के पश्चात त या द में बदल जाते हैं और ह ध में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर भी दो दो परिवर्तन होते हैं। त होगा तो बदल द हो जाएगा, द होगा तो द ही रहेगा उसका, और आगे वाला जो ह है वो ध में बदल जाएगा। इसको आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। त द के साथ ह का संयोग हुआ तो यहाँ त है तो द में बदल जाएगा, द है तो उसका द ही रहेगा, आगे आने वाला जो ह है वो ध में बदल जाएगा। इस प्रकार इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे उत्धन हार, उद्धार। यहाँ पहले भाग के अंत में क्या है? त है, दूसरे भाग के आरंभ में क्या है? ह। दोनों जुड़े, क्या हो गया? द ध संयुक्त हो गया। पहला जो त है वो द में बदला और जो ह है वो ध में बदला, तो ये शब्द बदल गया, उद्धार। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, तत् धन हित तद्धित। ये त जो है वो द में बदला, ह जो है वो ध में बदला। तीसरा उदाहरण मैंने लिया है, पद धन हति। यहाँ द है, द का द ही रहेगा, ये जो ह है वो ध में बदल जाएगा और संधि के बाद जो शब्द बनेगा वो पद्धति बनेगा। इसे खासा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये प्रायः पूछे जाते हैं। ये दो चार शब्द जो हैं ये अधिकांशतः पूछ ही लिए जाते हैं। अब जैसे मैंने उद्धार बता दिया तो आप उद्धरण कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे और उन्हें आपको रिलेट करेंगे और इसे करेंगे। साथियों, अगले नियम पे ध्यान दें। अगला नियम जो हमारा है वो ये कहता है कि म के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आए तो संधि के उपरांत म जो है वो या तो अनुस्वार में बदल जाता है या आगे आने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में। आगे आने वाले वर्ण का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि म का ठीक बाद में, म का ठीक अनुवर्ती जो वर्ण है जिसके साथ म का संयोग हो रहा है वो जिस वर्ग का है उसी के पांचवें में बदलेगा। यहाँ पर दूसरी चीज ध्यान देने की ये होती है कि यहाँ सिर्फ संधि विच्छेद से ही तात्पर्य नहीं होता, यहाँ शब्द पंचमाक्षर प्रयोग से कैसे लिखते हैं ये भी इस नियम के द्वारा हम सीखते हैं कि जहाँ पर पंचमाक्षर प्रयोग करना है वहाँ पर कौन सा पंचमाक्षर होना चाहिए, किन शब्दों में हमें पंचमाक्षर का प्रयोग न करके सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, आप सभी लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है, वर्णमाला के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक जो वर्ण है स्पर्शी, उनमें 5-5 वर्णों का समूह होता है, उन सभी में पंचमाक्षर होता है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो वर्ण है हमारी वर्णमाला के, चाहे अंतस्थ हो चाहे उष्म हो, ये इनमें 4-4 वर्णों का ही समूह होता है, इनमें पंचमाक्षर नहीं होता। अब हमारा नियम ये कहता है कि म के बाद कोई वर्ण आता है तो संधि के बाद म या तो अनुस्वार में बदलेगा या आगे आने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में बदलेगा। दोनों ही विकल्प हैं हमारे सामने, अनुस्वार में भी बदल सकते हैं, पंचमाक्षर में भी बदल सकते हैं। लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनमें हम पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके वर्ग में पंचमाक्षर होता ही नहीं है। जैसे अंतस्थ य र ल व होता है, उसमें कोई पंचमाक्षर नहीं होता। उष्म व्यंजन जो है हमारे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह 4 ही होते हैं, इनमें भी पंचमाक्षर नहीं होता है। तो म के बाद यदि इन वर्गों का कोई वर्ण आता है और उन्हें हम पंचमाक्षर से लिखते हैं तो हमारी वर्तनी सर्वथा गलत होगी, सर्वथा अशुद्ध होगी। तो म के बाद यदि इन, चाहे अंतस्थ के वर्ण हो चाहे उष्म के वर्ण हो, यदि ये आते हैं तो ये ध्यान रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग करना है। यदि स्पर्श वर्गों के वर्ण आ रहे हैं तो वहां पर आप अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचमाक्षर का भी प्रयोग कर सकते हैं। पंचमाक्षर कौन सा होगा? म के ठीक बाद जो वर्ण आएगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर होना चाहिए। कोई और पंचमाक्षर लिखेंगे
गलत हो जाएगा। जैसे आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों का नाम धनंजय होता है और वो इस चीज को ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है, सर्वथा गलत है। यहां पर चूंकि ये चवर्ग का वर्ण है और इसे हम तोड़ के देखेंगे तो धनम धन जय, तो यहां नियम हमारा ये कहता है कि म या तो अनुस्वार में बदलेगा या आगे आने वाले, आगे क्या आ रहा है, जो, तो जब ये पंचमाक्षर में बदलेगा तो यहां जो वर्ण आ रहा है उसके पंचमाक्षर में बदलेगा। जो का पंचमाक्षर य होता है चवर्ग का, तो इसलिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, धनंजय। तो यहां पर यदि आपने न का प्रयोग कर दिया, आपकी वर्तनी गलत हो गई। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा नियम है वो हमें पंचमाक्षर प्रयोग बताता है कि हमें पंचमाक्षर से कोई शब्द लिखना है, वो शब्द संधि से बना हुआ है, तो पंचमाक्षर कौन सा होगा ये हमारा नियम डिसाइड करता है। तो इससे हम शुद्ध लिख भी सकते हैं, साथ साथ संधि विच्छेद में भी इसका अनुप्रयोग हम देख ही रहे हैं। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पहला उदाहरण जो मैंने दिया है, समधन चय यानी संचय, जुड़ने के बाद यहाँ म जो है वो अनुस्वार में बदल दिया हमने। आप चाहें तो इस संचय को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आधे इयों का प्रयोग होगा। दूसरा सेम उसी पैटर्न का उदाहरण है, धनम धन जय, धनंजय, अनुस्वार से भी लिख सकते हैं। चाहें तो इस अनुस्वार के बदले आधा चवर्ग का पंचमाक्षर लिख सकते हैं। तीसरा उदाहरण हमारा जो है वो समधन शय, यहाँ पर म के बाद तालव्य श आता है जो उष्म वर्ग का व्यंजन है। उष्म वर्ग जो होता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, इसमें 4 ही होते हैं, इसमें पंचमाक्षर नहीं होता। तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग करना है। यदि यहाँ पर हम इस अनुस्वार के बदले पंचमाक्षर को ही प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इसमें जब पंचमाक्षर होता ही नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे, पंचमाक्षर तो इसी ग्रुप का होना चाहिए, इसी वर्ग का होना चाहिए, और इस वर्ग में पंचमाक्षर होता ही नहीं है। अगला शब्द भी हमारा उसी पैटर्न पे है, समधन लयन। यहाँ पर दूसरा जो वर्ण है, दूसरे भाग में आने वाला जो वर्ण है वो अंतस्थ वर्ग का है, य र ल व ल है, इसमें भी पंचमाक्षर नहीं होता। अर्थात यहाँ भी अगर हम पंचमाक्षर प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। अगला उदाहरण हमने लिया है घम धन टा, म है, इसके आगे टवर्ग का वर्ण आया, ट आया है, संधि विच्छेद, जब संधि होगी तो ये म जो है वो या तो अनुस्वार में बदल के लिखिए या फिर टवर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, अनुनासिक होता है, अण, उसे लिखेंगे, घंटा। तो साथियों जाहिर सी बात है ये नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वर्तनी के लिए भी है, संधि विच्छेद के लिए भी है। वर्तनी में पंचमाक्षर का प्रयोग कैसे करें, पंचमाक्षर कौन सा होना चाहिए, ये नियम हमें बताता है। पंचमाक्षर हमेशा आगे जिस वर्ग का वर्ण आ रहा हो उसी का पंचमाक्षर होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर और भी ध्यातव्य है कि जो अंतस्थ वर्ग के वर्ण हैं या उष्म वर्ग के वर्ण हैं उनमें हमें पंचमाक्षर का प्रयोग बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें अनुस्वार का ही प्रयोग करना है। साथियों अगला नियम हमारा है कि री र श यानी मूर्धन्य श के बाद यदि न आए और इनके बीच कोई स्वर हो या क से म तक के बीच का कोई वर्ण हो या य र व हो तो संधि के बाद न अण में बदल जाता है। यानी संधि के पहले भाग में री र स में से कोई भी वर्ण हो, बाद में आने वाला न हो और इनके और न के बीच में कवर्ग से पवर्ग तक के बीच का कोई वर्ण हो या कोई स्वर हो या य र व हो, तो जुड़ने के बाद संधि के बाद न अण में बदल जाता है। तो जब भी इस तरह के शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर अण न जुड़ने के बाद अण में बदलता है, जब आप तोड़ेंगे तो अण न में बदल जाएगा। यहाँ पर आप कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे देख सकते हैं, जैसे प्रा धन न क्या हो जाएगा, प्राण।
यहाँ पर न जो है वो अण में बदल जाएगा। परिधन नय, यहाँ न जो है वो अण में बदल जाएगा। तीसरा शब्द है हमारा त्रिस धन ना, जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? तृष्णा। चौथा शब्द है हमारा री धन न, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? ऋण। अगला शब्द है हमारा पोष धन अन, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? पोषण। तो इस तरह के शब्दों के संधि विच्छेद करने में ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये नौ जोड़ने के बाद अण बनता है, तो जब अण टूटेगा तो वो नौ में आ जाएगा। साथियों, अगला जो हमारा नियम है उसमें आप देखेंगे कि छ से पहले च छ ज झ, जो च वर्ग वाला छ है, उसके लिए ये नियम है कि छ से पहले यदि कोई स्वर हो, मतलब ये हुआ कि स्वर के साथ यदि छ जुड़ रहा हो, तो संधि के बाद छ च छ संयुक्त में बदल जाता है। मतलब जो सिर्फ छ है, संधि होने के बाद वो च छ संयुक्त में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, स्वर के साथ छ का संयोग हुआ तो छ जो है वो किस में बदल गया? च छ संयुक्त में। इसे आप कुछ उदाहरणों के द्वारा भी देख सकते हैं, जैसे आधन छादन, आच्छादन, परिधन छेद, परिच्छेद, अनुधन छेद, अनुच्छेद, विधन छेद, विच्छेद। यहाँ सभी शब्दों में आप देखिए प्रथम भाग के अंत में स्वर है, यहाँ आ है, यहाँ छोटी ई की मात्रा है, यहाँ छोटा उ है, यहाँ छोटी ई की मात्रा है। मतलब ये सारे शब्द जो हैं ये स्वरांत हैं। पहले भाग में जितने भी शब्द आ रहे हैं वे स्वरांत हैं, अर्थात स्वर आया, इसके साथ छ जुड़ा, जुड़ने के बाद छ छ संयुक्त में बदल गया। साथियों, अगला नियम हमारा ये कहता है कि श के बाद, श यानी मूर्धन्य श के बाद त या थ आए तो संधि होने के बाद त या थ जो होता है वो ट या ठ में क्रमशः बदल जाता है। मतलब ये हुआ कि श के बाद यदि त आएगा तो वो ट में बदलेगा, श के बाद यदि थ आएगा तो वो ठ में बदलेगा। कुछ उदाहरण से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पृष धन थ, अब यहाँ थ आया, ये किस में बदलेगा? ठ में बदलेगा, ये शब्द क्या हो जाएगा? पृष्ठ। शश धन थ, थ आया, ये किस में बदलेगा? ठ में बदलेगा, और ये शब्द हो जाएगा षष्ठ। मित्रों, अगला हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि ह्रस्व ई या उ के बाद यदि दंत्य स आए तो संधि के बाद दंत्य श मूर्धन्य श में बदल जाता है। इसे आप कुछ उदाहरणों से देखें, ये बड़ा पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इसे खास ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नियम हमारा यही है कि संधि के पहले भाग में जो वर्ण है उसमें ह्रस्व ई या ह्रस्व उ की मात्रा लगी हो, यानी पहले भाग के अंत में स्वर हो, दूसरे भाग के आरंभ में दंत्य स आए व्यंजन, तो जुड़ने के बाद दंत्य स जो है वो मूर्धन्य श में बदल जाता है। जैसे यहाँ देखें उदाहरण से, नी धन सेध, यहाँ पर स्वर है, छोटी की मात्रा है, यहाँ दंत्य श आया, जुड़ने के बाद यहाँ जो दंत्य स है वो किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य में बदल जाएगा, निषेध। विधन सम, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? विषम। अभिधन सेक, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? अभिषेक। युधिधन स्थिर, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। यहाँ दो चेंज आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये स बदला है, दूसरा ये ठ में बदला है, जो ठीक इससे पहले वाले नियम में हमने त थ को ठ में बदलते हुए देखा, वो भी यहाँ पे लग रहा है, और दूसरा ये स वाला भी लग रहा है। इसलिए युधिधन स्थिर जब जुड़ा तो क्या हो गया? युधिष्ठिर। यहाँ दो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। इस उदाहरण में दंत्य स मूर्धन्य में बदला और थ जो है वो किस में बदल गया? ठ में बदला, जो ठीक इससे पहले वाले उदाहरण, इससे पहले वाले नियम में हमने पढ़ा था। साथियों, अगला जो हमारा नियम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के उदाहरण कई बार पूछे भी गए हैं और ये थोड़ा सा खास है, सामान्य से थोड़ा सा हटकर है। हमारा ये नियम ये कहता है कि न के बाद कोई भी वर्ण आए तो संधि के बाद न का लोप हो जाता है, और न से पहले की जो मात्रा होती है
उसका दीर्घीकरण हो जाता है, अर्थात उससे पहले यदि छोटी मात्रा होती है तो वो बड़ी मात्रा में बदल जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको थोड़ा सा जानिए, क्यों ऐसा होता है, इस तरीके से लोप क्यों होता है या मात्रा का दीर्घीकरण क्यों होता है। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें भाषा की विकास परंपरा की ओर जाना होगा। यदि हम भाषा के विकास को देखते हैं तो भाषाई विकास के क्रम में भाषा जब संस्कृत से हिंदी में पर्यवसित हो रही थी, संस्कृत से हिंदी की ओर आ रही थी, तो सबसे खास प्रवृत्ति जो भाषा संरचना की नजर आती है वो ये है कि अंत्य व्यंजन हटने लगे। मतलब संस्कृत के शब्दों का जो अंत्य व्यंजन है, जब वो हिंदी में शब्द जाता है तो वो अंत्य व्यंजन हट जाता है। ये बड़ी ही ध्यान देने की चीज़ है। ये हमें साहित्य में भी काम आएगा, भाषा के विकास में भी काम आएगा, या इससे हम साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में भी जानते हैं कि इस दौर की भाषा इस तरह से थी, तो हम रचना काल वगैरह का अंदाजा उससे लगाते हैं। खैर, हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाषा जो जब संस्कृत से हिंदी में आ रही थी, संक्रमित हो रही थी, तो सबसे खास चीज़ ये था कि अंत्य व्यंजन का हटना। और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना, आपने देखा होगा कई बार तत्सम तद्भव शब्द आप लोग पढ़ते हैं, तत्सम तद्भव शब्दों में आपने देखा होगा कि संस्कृत में जो मात्रा होती है वो छोटी होती है। जब उसी शब्द का, उसी तत्सम शब्द का तद्भवीकरण होता है, जब वो तद्भव में आता है तो वो ह्रस्व मात्रा जो है वो दीर्घ मात्रा में बदल जाती है। आप चाहें तो इसे मैं आपको कई उदाहरणों से आपको दिखा सकता हूं। जैसे संस्कृत में जो हम देखते हैं शब्द है ग्रामम, जब यही हिंदी में आया तो क्या हो गया, ग्राम हो गया। परिवर्तन क्या हुआ, अंत्य व्यंजन हटा, यहाँ इसके अंत में जो म है वो हट गया, ग्रामम का क्या हो गया, ग्राम। तो पहली एक खास प्रवृत्ति ये देखने को मिलती है हमें कि संस्कृत से भाषा जब हिंदी में आती है तो क्या हो जाता है, अंत्य व्यंजन हटता है। दूसरी चीज, जो दूसरी बात मैंने बताई कि संस्कृत से हिंदी आने पर मात्रा का दीर्घीकरण होता है। जैसे आप देखते हैं संस्कृत में हम लिखते हैं दुग्ध, जब इसी चीज को हम हिंदी में लिखते हैं तो ये मात्रा क्या हो गई, बड़ी हो गई, दूध। संस्कृत में हम लिखते हैं तत्समय हम लिखते हैं दधि, जब यही शब्द तद्भवीकरण होता है, इसका हिंदी बनता है तो ये क्या हो जाता है, दही, बड़ी की मात्रा हो जाती है। तो मात्राओं का दीर्घीकरण और अंत्य व्यंजन का हटना ही इस नियम का प्राण तत्व है, वही चीज इसके मूल में है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अंत्य व्यंजन हट रहा है, मात्राओं का दीर्घीकरण हो रहा है। तो इस नियम को खास ध्यान में रखेंगे। यहाँ से पूछा जाता है, बच्चों को ये अपवाद स्वरूप लगता है, उन्हें लगता है ऐसा शब्द देखेंगे तो उन्हें लगेगा अरे यहाँ तो दीर्घ संधि है, बड़ी की मात्रा है, इसे तोड़ो, इधर छोटी उधर छोटी कर दो, काम खत्म हो गया। बट काम खत्म नहीं होता, काम खराब हो जाता है। तो इसमें ये खास ध्यान रखेंगे आप इसको कि यहाँ पर अंत्य व्यंजन का हटना, लोप हो जाना और मात्रा का दीर्घीकरण होता है। आप कुछ एक उदाहरण के द्वारा इसे देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया है प्राणिन मात्र, यहाँ न का लोप हुआ, मात्रा का दीर्घीकरण हुआ, जुड़ने के बाद शब्द क्या बन गया, प्राणी मात्र। योगिन ईश्वर, न का लोप हुआ, मात्रा का दीर्घीकरण, वैसे भी यहाँ बड़ी मात्रा है तो यही होना था, योगीश्वर। हस्तिन दंत, न का लोप हुआ, मात्रा का दीर्घीकरण हुआ, शब्द यहाँ क्या हुआ, हस्ती दंत। युवन अवस्था, न का लोप हुआ, मात्रा का दीर्घीकरण हुआ, वो आ की मात्रा लगी, वैसे भी यहाँ आ की मात्रा है तो जुड़ने के बाद दीर्घ संधि के हिसाब से भी वो क्या होगी, आ की मात्रा ही होगी। लेकिन ये व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत आते हैं, व्यंजन संधि में इन्हें हमें पढ़ना होता है और इन्हें खास ध्यान रखेंगे, इस तरह के शब्दों की अभ्यास करेंगे। तो साथियों, आज हम लोगों ने व्यंजन संधि के बहुत सारे नियमों को देखा, बहुत सारे नियमों को समझा, कैसा करने से क्या होता है। आप अब आगे इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आप उतना ही अच्छे से संधि विच्छेद करते रहेंगे। साथ ही आप लोग अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें भेजते रहें। आप GTAS को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप हमसे जुड़े रहें और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं उसका भरपूर लाभ उठाएं। GTAS को सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य सुझाव भी आप हमें भेजते रहें।
कहीं भी कोई भी तरह की दिक्कत होती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए जो भी ऐप हम लोगों ने दिया है उस पर आप अपना मैसेज वगैरह भेजते रहें, अपने सुझाव देते रहें और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई को दिशा देते रहिए। धन्यवाद मित्रों।